हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं सीएस वाई शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीएस वाई में। जैसा कि दोस्तों हम एसएससी जीडी 2025 के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में हमने स्टार्ट किया है व्याकरण खंड। संज्ञा हमारा टॉपिक हो चुका है दोस्तों, इसके बाद सर्वनाम हो चुका है। आज हमने तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है, वो है आपका विशेषण। यदि आप संज्ञा सर्वनाम नहीं पढ़ेंगे तो आपको विशेषण समझ में आने वाला नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, यदि आपने ये 2 क्लासेस नहीं ली है तो इनको लेने के बाद ही आप इस क्लास को लें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करें विशेषण कहते किसे हैं दोस्तों, विशेषण की परिभाषा क्या होती है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। उसे हम विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, विशेष्य कहते हैं। तो जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, हम विशेष्य कहते हैं। और विशेषण कहते किसे हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण के द्वारा यदि हम समझें तो मोटा लड़का हंस पड़ा। यहाँ आपका मोटा क्या हो जाएगा, मोटा क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, विशेषण हो जाएगा। मोटा आपका विशेषण है, और इसमें विशेष्य क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लड़का इसमें विशेष्य है। विशेष्य क्या होता है दोस्तों, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है दोस्तों कि लड़का कैसा है, मोटा है। और जो विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। और लड़का क्या है दोस्तों, संज्ञा है। तो हमारी डेफिनेशन बोल रही है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण और विशेष्य में, तो विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर मोटा लड़का हंस पड़ा, तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है, लड़का कैसा है, मोटा है। तो मोटा इसमें विशेषण हो जाएगा और लड़का विशेष्य हो जाएगा। इसके बाद टाइप ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के भेदों की यदि हम बात करें दोस्तों, तो विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण मूलतः आपके 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उसी क्रम में यदि हम पहले विशेषण की बात करें तो पहला होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। पहला होता है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। विशेषण के रूप में जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। हमने जैसा कि सर्वनाम पढ़ा है, सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं दोस्तों, 6 भेद होते हैं। उनमें से आपके पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी जो सभी सर्वनाम है वह संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण क्या है दोस्तों, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को हम सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। पुरुषवाचक और निजवाचक जो 2 सर्वनाम के भेद हैं, टोटल 6 होते हैं। तो इन 2 को छोड़कर बाकी जो 4 सर्वनाम हैं वह संज्ञा के साथ प्रयोग होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। अब वह 4 सार्वनामिक विशेषण कौन कौन से हैं दोस्तों, तो पहला होता है आपका निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, जैसा कि हमने सर्वनाम में पढ़ा है, यह और वह, यह 2 सर्वनाम निश्चयवाचक होते हैं। तो जिस प्रकार यह मूर्ति, इसके बाद ये मूर्तियाँ, उसके बाद वह कुर्सी, वह कुर्सी, वे कुर्सियाँ।
तो यहाँ पर यह तो है आपका सर्वनाम, यह सर्वनाम है और वह भी कैसा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन दोस्तों मूर्ति क्या है, आपकी संज्ञा है। हमने पहली क्लास में पढ़ा है कि किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये वस्तु का नाम है, वस्तु का नाम है, यह आपका संज्ञा हो जाएगा। और यह आपका विशेषण है, यह विशेषण है और मूर्ति संज्ञा है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यह मूर्ति, तो यहाँ पर जो यह है वह सर्वनाम नहीं है, यह मूर्ति की विशेषता बता रहा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये मूर्तियाँ, वह मूर्तियाँ, वे कुर्सियाँ, ये सभी आपकी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। मूर्ति क्या है, संज्ञा है, कुर्सी क्या है, संज्ञा है, और इनके आगे ये विशेषण लगा हुआ है, इनके आगे जो सर्वनाम लगा हुआ है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इनकी संज्ञा की विशेषता बताने के कारण यहाँ पर यह सर्वनाम न होकर निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके बाद अगला अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक में हमने कोई और कुछ पढ़ा है। तो कोई और कुछ क्या होते हैं, आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण अनिश्चयवाचक सर्वनाम कैसे बन जाता है, जैसे कोई लड़के, तो लड़का आपका संज्ञा है और कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो कोई लड़के है आपका अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये लड़के की विशेषता बता रहे हैं, लड़का संज्ञा है तो संज्ञा की विशेषता बताने के कारण यहाँ पर अनिश्चयवाचक संज्ञा हो जाएगा। कुछ लाभ, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण और चौथा होता है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सार्वनामिक, जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है जो सो होता है, तो जो युवक, जो युवक, जो युवक, यहाँ पर युवक की विशेषता बता रहा है दो, यहाँ पर संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जो युवक, जो वस्तु, जो वस्तुएं, जो वस्तुएं, तो वस्तुएं भी क्या आपकी संज्ञा है, तो जो क्या है यह आपका सर्वनाम है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नवाचक, तो कौन मनुष्य, कौन मनुष्य, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या काम, क्या काम, क्योंकि कौन क्या ये किस प्रकार के सर्वनाम होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, और यह संज्ञा के आगे लग जाते हैं तो ये संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं, इसलिए यह आपके सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं दोस्तों। अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि दोनों बहुत क्लोज हैं, तो इन कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं, संज्ञा की आपके जगह आते हैं, वह आपके सर्वनाम कहलाते हैं। और जो सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। दोनों लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं वह तो आपके सर्वनाम है, वो जो संज्ञा के साथ आते हैं वह आपके विशेषण है। उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे, जैसा कि यह लड़का है, तो यह लड़का है, यह लड़का है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि यह संज्ञा के स्थान पर आया है। यह लड़का है, यह लड़का सुशील है, यह लड़का सुशील है, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है, यह यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पर यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह संज्ञा के साथ आया है, यह संज्ञा के साथ आया है। तो संज्ञा के साथ यह लड़का, यह लड़का संज्ञा के साथ आया है और इसकी विशेषता बता रहा है कैसा है, सुशील है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर लड़के की कोई विशेषता नहीं बताई गई, यहाँ पर यह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, यह लड़का है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। अगले उदाहरण से यदि हम समझें, यह पेन है और यह पेन मेरी है, यह पेन मेरी है, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है, यहाँ पर निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यह पेन मेरी है, यह संज्ञा के साथ प्रयुक्त हुआ है
और यह संज्ञा के बदले में आया है। यह पेन है। यह क्या है? पेन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह पेन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह पेन की विशेषता नहीं बता रहा है, पेन के गुण के बारे में वर्णन नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि यह संज्ञा के स्थान पर यह प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर यह पेन मेरी है, यहाँ पर पेन की विशेषता बताई जा रही है, किसकी है? मेरी है। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसके बाद व्युत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पत्ति के आधार पर जो सार्वनामिक विशेषण है उसके दो भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण और एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है दोस्तों? तो जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के, मतलब बिना किसी बदलाव के, बिना किसी चेंजमेंट के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, उसे हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह वह आपके निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, तो यह वह आपके बिना रूपांतरण के डायरेक्ट आकर यह वह बिना रूपांतरण के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले प्रयोग हुए, इनमें कोई भी व्यक्ति चिन्ह के द्वारा कोई भी इनमें रूपांतरण नहीं हुआ है। जैसे यह मेरा घर है, यह वह मेरी किताब फटी है, कोई औरत रो रही है, कोई औरत रो रही है, तो कोई कुछ आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, तो इनमें बिना किसी रूपांतरण के डायरेक्ट इसमें प्रयोग किया गया है, तो इसे हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। अगला होता है आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जिन सर्वनाम में थोड़ा परिवर्तन कर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उन्हें हम यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा हमने, कैसा घर चाहिए, कैसा घर चाहिए, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो ऐसा आदमी नहीं देखा है विभक्ति चिन्ह के द्वारा सर्वनाम का परिवर्तन है, थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके ऐसा रखा गया है। तो ऐसा आदमी नहीं देखा। कैसा घर चाहिए, इसमें किसका परिवर्तन, किसका कैसे में हुआ है, तो कैसा घर चाहिए इसमें थोड़ा सा परिवर्तित करके सर्वनाम को मॉडिफाई करके इसमें विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। विशेषण का पहला भेद हमने अच्छे से पढ़ लिया है, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 4 भेद होते हैं, उसमें एक भेद हमने पढ़ा है सार्वनामिक विशेषण, उसके 2 भेद पढ़े हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, यौगिक और मौलिक। अगला है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है दोस्तों? तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म या स्वभाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है दोस्तों? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म स्वभाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण आपके अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जो समय का बोध कराएं वह काल बोधक, और जो स्थान का बोध कराएं वह स्थान बोधक, और जो रंग का बोध कराएं वह रंग बोधक, और जो दशा का बोध कराएं वो दशा बोधक होते हैं, और जो गुण का बोध कराएं वो गुण बोधक होते हैं, जो आकार आकृति का बोध कराएं उन्हें हम आकार बोधक बोलते हैं। तो काल बोधक जो समय का बोध कराएं, जैसे नया, पुराना, ताजा, मौसमी और प्राचीन, इस प्रकार के जो शब्द हैं वह कालबोधक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण ऑप्शन में है डायरेक्ट गुणवाचक विशेषण, तो नया, पुराना, ताजा, स्थानबोधक, कालबोधक, रंगबोधक कुछ भी आ जाए वह गुणवाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन उसमें से गुणवाचक विशेषण देगा ही नहीं, यदि आपसे डीपली पूछना चाहता है कालबोधक, स्थानबोधक, रंगबोधक इस प्रकार के ऑप्शन देगा, तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा? कालबोधक हो जाएगा। तो नया किसकी विशेषता बता सकता है? किसी संज्ञा की विशेषता बता सकता है? हाँ, नया वस्त्र, नया कपड़ा तो एक कपड़े की विशेषता बता रहा है। पुराना कपड़ा, पुराना पेन, पुरानी वस्तु, ताजा फल,
ताजा फल, मौसमी फल। तो इस प्रकार की विशेषताएं संज्ञा की बता रहा है तो यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। अगला होता है स्थानबोधक। स्थानबोधक जो जगह की विशेषता बताए, जैसे निचले, निचले, बिचले, ऊपरले। निचली तरफ से देखो, निचली तरफ से कितना स्थान उथला हुआ है। इस प्रकार की विशेषताएं स्थानबोधक के अंतर्गत आती हैं। रंगबोधक तो पूरे रंग आ जाएंगे, जैसे लाल, पीला, काला, हरा, बैगनी। जैसे आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, जैसे लाल चश्मा, लाल गेंद, तो गेंद की विशेषता बता रहा है लाल, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। पीली साड़ी, काला पैंट, हरा कोट, बैगनी टाई। तो इस प्रकार जो दूसरे की विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उनमें से भी यदि रंग का बोध कराए तो रंगबोधक, स्थान का स्थानबोधक, और समय का बोध कराए तो कालबोधक। अगला है दशाबोधक। दशाएं होती हैं, जैसे दशाबोधक, जैसे मोटा, यह आपकी दशा ही तो है शरीर की। मोटा, पतला, युवा, गीला, सूखा, वृद्ध, यह सभी आपकी दशा है। मोटा, पतला, युवा, सूखा, गीला, यह सभी आपकी दशाएं तो है शरीर की। वह व्यक्ति मोटा है तो आदमी की विशेषता बता रहा है कैसा है, मोटा है। इसके बाद अगला हो जाएगा गुणबोधक। गुणबोधक में जैसे भला आ गया, भला है, बुरा है, ये सभी गुण ही तो है। बुरा व्यक्ति, भला व्यक्ति, तो ये व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं। व्यक्ति क्या है, संज्ञा है। वो भला व्यक्ति, बुरा व्यक्ति है, गुणबोधक के अंतर्गत आएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कपटी आ जाएगा, सच्चा आ जाएगा, पापी आ जाएगा, न्यायी आ जाएगा। ये सारे आपके गुणबोधक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आकार बोधक। अगला होता है आकार बोधक, जो आकार का बोध कराए, जैसे गोल, गोल गेंद, गोल पेन, चौकोर, चौकोर तस्वीर, त्रिकोना, लंबा, चौड़ा, लंबा व्यक्ति, चौड़ा। इसके बाद आपका नुकीला, नुकीला सरिया, सुडोल, पतला, मोटा, ये सारे आपके आकार बोधक के अंतर्गत आने वाले हैं। तो हमने अभी दो भेद कंप्लीट किए विशेषण के। एक आपका सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा भेद आता है आपका संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण भी दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक, जो शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराएं, जो निश्चित संख्या का बोध कराएं उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम समझेंगे, उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 10 लड़के, तो लड़के कितने हैं, 10 हैं। लड़के कितने हैं, 10 हैं। डेफिनेशन कह रही है संख्यावाचक विशेषण की कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं। तो लड़का क्या होता है, लड़का क्या है, संज्ञा है। और लड़का कौन सी संज्ञा है दोस्तों, तो लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा है। यदि यहीं पर हम लड़के का नाम ले लें रमेश, तो वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसीलिए मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले कहा था कि संज्ञा और सर्वनाम को पढ़कर ही इस क्लास को लेना। आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि जातिवाचक क्या है, तो पहले उन क्लासेस को लें, उसके बाद इसको विजिट करना है। 10 लड़के, तो लड़का क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा भी कौन सी, जातिवाचक, और इसमें संख्या कितनी है, 10, तो लड़कों की संख्या का बोध करा रहे हैं, तो लड़का संज्ञा है। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के, एक निश्चित संख्यावाचक, तो लड़कों की कितनी संख्या है निश्चित, 10। 50 रुपए, रुपए कितने हैं, 50 है, निश्चित है, तो ये आपके निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को प्रयोग के अनुसार निम्नलिखित भेदों में हम बांट सकते हैं। इनका प्रयोग होता है तो इन भेदों में और बांट सकते हैं हम निश्चित संख्यावाचक को। जैसे पूर्णांकवाचक। पूर्णांकवाचक क्या होता है, जो पूरा एक पूर्णांक में हो संख्या, 1, 2, 4, इसके बाद 8, 9, 12, 13, इस प्रकार की संख्या पूरी हो जो पूर्णांक होती हैं, पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांकवाचक कहते हैं। जैसे 1 किलो आटा, 2 रुपए, 4 चवन्नी,
8, 9, 12 इस प्रकार की आए संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं, वो पूर्णांकवाचक संख्यावाचक विशेषण होता है, पूर्णांकवाचक। इसके बाद क्रमवाचक, तो क्रमवाचक कैसा हो, पहला, दूसरा, चौथा। आपका स्थान कैसा आया, तो राधा का स्थान चौथा आया, तो राधा एक संज्ञा है, राधा की विशेषता बता रहे हैं, तो उसमें क्रमवाचक हो जाएगा, पहला, दूसरा, चौथा, इस प्रकार के आपके क्रमवाचक के अंतर्गत आते हैं। अगला होता है समुदायवाचक। समुदायवाचक के अंतर्गत जैसे दोनों, तीनों, दसों, चारों, इस प्रकार के आपके समुदायवाचक के अंतर्गत आते हैं। दोनों दोस्त, तीनों कुर्सियां, दसों पेन, यह समुदायवाचक के अंतर्गत आएंगे। आवृत्तिवाचक क्या होता है दोस्तों, तो तिगुना, इसमें आकृति हो, गुना लगा हो लास्ट में, तिगुना, चौगुना, सौगुना, हजार गुना, यह आपके सब आवृत्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक बोधक जैसे प्रति है, प्रत्येक है, एक एक है, हर एक है, यह प्रत्येक बोधक के अंतर्गत आता है। इसके बाद अपूर्णांक बोधक और होता है दोस्तों। पूर्णांक बोधक हमने ऊपर पढ़ा था, एक होता है अपूर्णांक वाचक या अपूर्णांक बोधक। इसमें आपका आधी संख्या आती है, जैसे आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई, इस प्रकार के आ जाए तो वो आपके अपूर्णांक बोधक के अंतर्गत आते हैं। तो हमने पढ़ा कि निश्चित संख्यावाचक भी आपके निम्नलिखित भेदों में बढ़ सकता है, पूर्णांकवाचक, अपूर्णांकवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। तो निश्चित संख्यावाचक क्या होता है, जो निश्चित संख्या की बोध कराए। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के एक भेद पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग, करीब, तकरीबन, न्यूनाधिक, कमोवेश बाद में ए ओ या ओ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाता है। तो यह रूल्स क्या कह रहा है दोस्तों, जो हमने पूर्णांक बोधक विशेषण का भेद पढ़ा है, पूर्णांकवाचक पढ़ा है, जैसे 1, 2, 4, उसके आगे यदि आप लगभग, करीब, तकरीबन इस प्रकार के शब्द लगा देंगे, वह तो अनिश्चित संख्यावाचक बन जाता है। उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जैसे हमने 1000 रुपये चाहिए, मुझे 1000 रुपये, मुझे 1000 रुपये, हमें 1000 रुपये चाहिए। तो इसमें आपको अंडरलाइन कर देगा दोस्तों कि 1000 रुपये में कौन सा विशेषण है। तो 1000 रुपये में आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और यहीं पर यदि वो यहाँ पर ऐसा लिख दे कि करीब, करीब मुझे 1000 रुपये चाहिए, करीब, मुझे करीब 1000 रुपये चाहिए, मुझे करीब, मुझे करीब, मुझे करीब या लगभग, मुझे करीब या लगभग 1000 रुपये चाहिए। तो 1000 रुपये चाहिए, तो इसमें करीब या लगभग मतलब क्लियर नहीं कर रहा है कि 1000 ही चाहिए, लगभग में चाहिए, मतलब 900 भी चल जाए, 1100 भी चल जाएंगे। तो यही रूल्स बोल रहा है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के एक भेद पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग, करीब, न्यूनाधिक, कमोवेश बाद में ये या ओ प्रत्यय लगाने से निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाता है। तो पता नहीं रहता इसमें, यह अनिश्चित की ओर रुख करता है। जैसे 10 एक बच्चे को बुलाकर लाओ, 10 एक मतलब 9, 11 इस प्रकार, मतलब अनिश्चित है। सैकड़ों घर उजड़ गए, पता नहीं कितने सैकड़ों, लगभग 100 व्यक्ति आए थे, लगभग 100 व्यक्ति आए थे, मतलब 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। इसके बाद कभी कभी दो पूर्णांक बोधक विशेषण साथ में आकर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाते हैं। कैसे, जैसे इस काम में 3-4 घंटे लगेंगे, इस काम में 3-4 घंटे लगेंगे। तो इसमें 3 यदि अकेला आ जाता, 3 घंटे लगेंगे, तो निश्चित संख्यावाचक। लेकिन पूर्णांक बोधक विशेषण साथ में आकर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाता है। इस काम में 3-4 घंटे लगेंगे, 3 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, क्लियर नहीं है, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाला है। 50-100 रुपये से 50-100 रुपये से काम चल जाएगा। तो इसमें क्लियर नहीं किया है कि 50 से चलेगा कि 100 से चलेगा, 50 से भी चल सकता है, 100 से भी। तो यह आपका अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। कभी कभी दो पूर्णांक बोधक विशेषण साथ में आकर भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला संख्यावाचक विशेषण का भेद आता है अनिश्चित संख्यावाचक। जो अनिश्चित संख्या का बोध कराएं वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं।
जैसे कुछ आदमी चले गए, पता नहीं है कितने आदमी चले गए, कुछ आदमी चले गए तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। कई लोग आए थे, यहाँ पर भी आपका अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। जो अनिश्चित संख्या का बोध कराएं उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण का चौथा और आखिरी भेद होता है परिणाम बोधक विशेषण। अभी तक हमने 3 पढ़ा, एक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण और तीसरा संख्यावाचक। चौथा होता है आपका परिणाम बोधक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है उन्हें हम परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। और परिणाम बोधक विशेषण भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। परिणाम बोधक विशेषण भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। अभी तक आपने स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। परिणाम बोधक विशेषण भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। अधिकांश विशेषण परिणाम बोधक और संख्यावाचक दोनों होते हैं दोस्तों। जैसे 10 क्विंटल, 10 क्विंटल। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। हमारे घर में बहुत घी है, हमारे घर में बहुत घी है। इसमें कौन सा विशेषण है दोस्तों? हमारे घर में बहुत घी है। दूसरा है आपका उस कक्षा में बहुत विद्यार्थी हैं, बहुत छात्र हैं या विद्यार्थी हैं। तो इन दोनों उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे कि जो अधिकांश विशेषण हो परिणाम बोधक और संख्यावाचक दोनों होते हैं। फिर हम क्लियर कैसे करते हैं कि संख्यावाचक है कि परिणामवाचक है। तो हमारे घर में बहुत घी है, कितना घी है? बहुत घी है, तो इसमें आपका परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। उस कक्षा में बहुत छात्र हैं, तो यहाँ पर छात्र कितने हैं? बहुत हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। दोनों में बहुत है, दोनों में आपका विशेषण है। एक में आपका परिणामवाचक है ऊपर वाले और नीचे वाले में संख्यावाचक। तो दोस्तों हम क्लियर कैसे करेंगे? तो विशेषण यदि एक वचन संज्ञा के आए, विशेषण यदि एक वचन संज्ञा के साथ आए दोस्तों, तो वह परिणाम बोधक विशेषण होता है। और वही यदि बहुवचन संज्ञा के साथ आए, तो वह संख्यावाचक विशेषण होता है। यह रूल्स है। विशेषण यदि एक वचन संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है उसे हम परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं, और विशेषण यदि बहुवचन संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारे घर में बहुत घी है, तो यहाँ पर घी एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर परिणाम बोधक विशेषण है। उस कक्षा में बहुत छात्र हैं, छात्र कितने हैं? बहुत हैं, यहाँ पर बहुवचन है और छात्र क्या है? छात्र संज्ञा है। बहुवचन के साथ प्रयोग हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला उदाहरण, कुछ काम करो। इसके बाद नेक्स्ट, कुछ आदमियों को बुलाओ। तो दोस्तों यदि एक वचन संज्ञा के साथ प्रयोग करेंगे तो परिणाम बोधक। कुछ काम करो, काम एक वचन संज्ञा है, कुछ काम करो तो यहाँ पर परिणाम बोधक विशेषण। और कुछ आदमियों को बुलाओ तो यहाँ पर संख्यावाचक, क्योंकि कुछ आदमियों क्या हो जाएगा? आपका बहुवचन हो जाएगा। आदमियों क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होने वाला है। यह वह रूल्स हैं दोस्तों जो आपको किसी भी फाउंडेशन बैच में SSC GD में नहीं पढ़ाए गए होंगे, मेरी गारंटी है आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उसके बाद परिणाम बोधक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं दोस्तों, एक निश्चित परिणाम बोधक और एक अनिश्चित परिणाम बोधक। जो निश्चित परिणाम का बोध करा है वो निश्चित होता है, और जो अनिश्चित का करा है वो अनिश्चित होता है। जैसे 10 किलो घी, तो घी कितना है? 10 किलो, और हम कहते हैं बहुत घी, तो इसमें तो पता ही नहीं है, अनिश्चित है, तो बहुत घी अनिश्चित हो जाएगा। 10 किलो घी एक तौल बिल्कुल क्लियर कर दें कि 10 किलो, 5 किलो, 50 क्विंटल गेहूँ, 1000 क्विंटल गेहूँ, 200 क्विंटल गेहूँ, और कहते हैं बहुत गेहूँ, कुछ गेहूँ। तो इस प्रकार अनिश्चित परिणाम बोधक और निश्चित परिणाम बोधक होता है। इसके बाद अगला, वाक्य में स्थान की दृष्टि से विशेषण आपके 2 प्रकार के होते हैं। वाक्य में स्थान की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं, और हमने ऊपर पढ़ा कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और स्थान की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका उद्देश्य विशेषण और एक होता है आपका विधेय विशेषण। एक होता है उद्देश्य विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। तो जो विशेषण
विशेष्य के ठीक पहले आए उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। पहले आए उसे हम उद्देश्य विशेषण, और जो बाद में आए उसे हम विधेय विशेषण। तो जो विशेषण विशेष्य के ठीक पहले आए उसे हम उद्देश्य विशेषण, और जो ठीक बाद में आए उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे दोस्तों, उसके हाथों में, यह उदाहरण है, उसके हाथों में लाल बाजूबंद खूब शोभा देता है। उसके हाथों में लाल बाजूबंद, तो हमने पढ़ा कि लाल रंग बोधक है, रंग बोधक में भी गुणवाचक विशेषण है। तो ये बाजूबंद की विशेषता बता रहा है। तो लाल किसकी विशेषता बता रहा है? बाजूबंद की विशेषता बता रहा है। तो हमने पढ़ा है कि जो विशेषण विशेष के ठीक पहले आए तो वहाँ पर उद्देश्य विशेषण होता है। उद्देश्य विशेषण है, इसमें उद्देश्य विशेषण है क्योंकि यह विशेष्य के ठीक पहले आया है। विशेष्य के ठीक पहले आया। विशेष्य क्या होता है दोस्तों? तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर बाजूबंद की विशेषता बताई जा रही है। बाजूबंद कैसा है दोस्तों? लाल है। तो बाजूबंद लाल क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। विशेषण में भी कौन सा? गुणवाचक विशेषण है। और गुणवाचक में भी कौन सा? रंग बोधक है दोस्तों। तो हमने रूल्स पढ़ा है कि उद्देश्य विशेषण कौन सा होता है? तो जो विशेष्य के पहले आए, जो विशेष्य के ठीक पहले विशेषण आता है, जो विशेष्य के ठीक पहले आता है उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। तो उसके हाथों में लाल बाजूबंद शोभा देता है। तो बाजूबंद क्या है आपका दोस्तों? बाजूबंद आपका विशेष्य है, और बाजूबंद की विशेषता बता रहा है कैसा है? लाल है, रंग बोधक है, यह विशेषण है। तो यह विशेष के ठीक पहले आया है, इसलिए यहाँ पर उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। इसके बाद अगला उदाहरण है, वह आदमी बुद्धिमान है। वह आदमी बुद्धिमान है। यहाँ पर आपका विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण क्या कहता है? कि जो विशेषण विशेष्य के ठीक बाद आए, जो विशेषण विशेष्य के ठीक बाद आए, तो विशेष इसमें आदमी है और विशेषण क्या है? बुद्धिमान है। विशेषण क्या है? बुद्धिमान है और गुणवाचक है। जो गुण बता रहा है, बुद्धिमान मूर्ख के सभी गुण होते हैं, तो गुणवाचक विशेषण है। बुद्धिमान आपका गुणवाचक विशेषण है और विशेष आपका आदमी है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? आदमी की विशेषता बताई जा रही है, तो आदमी विशिष्ट हो जाएगा। तो हमारा रूल्स कह रहा है कि विधेय विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण की डेफिनेशन क्या होती है? तो जो विशेष्य विशेषण के पहले आता है, जो विशेष्य विशेषण के पहले आता है उसे हम कहते हैं उद्देश्य विशेषण। और जो विशेषण विशेष्य के बाद आता है, तो यहाँ पर विशेष के बाद आया है विशेषण, बुद्धिमान विशेषण विशेष्य के बाद आया है, विशेष आदमी के बाद आया है, तो यहाँ पर विधेय विशेषण हो जाएगा दोस्तों। तो हमने दोनों को बहुत अच्छे से क्लियर किया कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। वाक्य में स्थान की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक उद्देश्य विशेषण और एक विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या होता है? जो विशेषण विशेष के ठीक पहले याद करना है आपको, पहले उद्देश्य विशेषण और बाद में आए वो विधेय विशेषण, उसे उद्देश्य विशेषण, और जो बाद में आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। इसके बाद आती है आपकी विशेषण की तुलना अवस्था। विशेषण की तुलना अवस्था, इन्हें हम तुलनात्मक विशेषण भी कहते हैं। जो तुलनावस्था हम करते हैं विशेषण की, उसे हम तुलनात्मक विशेषण भी कह सकते हैं दोस्तों। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, विशेषण की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, यही इसे हिंदी में हम बोलते हैं। एक होती है आपकी मूल अवस्था, एक होती है दोस्तों आपकी, एक होती है उत्तरावस्था, इसके बाद एक होती है आपकी दोस्तों उत्तमावस्था। मूल अवस्था को हम पॉजिटिव डिग्री इंग्लिश में बोलते हैं, उत्तरावस्था को कंपैरेटिव डिग्री, उत्तमावस्था को सुपरलेटिव। तो मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे लघु विशेषण की मूल अवस्था है लघु, और इसमें यदि हम तर प्रत्यय जोड़ देंगे लघुतर, तो यह उत्तरावस्था हो जाएगी। और लघुतम यह आपकी उत्तमावस्था हो जाएगी। जैसे हमने सुंदर आपका मूल विशेषण है, मूल अवस्था है। और सुंदरतर यह आपकी उत्तरावस्था है। और
सुंदरतम आपकी उत्तमावस्था है। तो लघु मूलावस्था, लघुतर उत्तरावस्था और लघुतम उत्तमावस्था। सुंदर मूलावस्था, सुंदरतर उत्तरावस्था और सुंदरतम यह आपकी उत्तमा अवस्था हो जाएगी। ऐसे ही यदि हम बात करें उच्च, तो उच्च का क्या हो जाएगा? उच्च की उत्तरावस्था क्या हो जाएगी? उच्चतर हो जाएगी, उच्चतर। और उच्चतम क्या हो जाएगा? उत्तमावस्था हो जाएगी। ऐसी बृहद, बृहत, बृहत्तर, बृहत्तर और बृहत्तम, बृहद, बृहत्तम, बृहत्तम। ऐसे उच्च, उच्च मतलब थोड़ा सा उच्च, उसके बाद उससे ज़्यादा उच्च, उच्चतर और उत्तम, उत्तम, उच्च, उच्च, उच्चतर और उच्चतम, उच्च और उच्चतर और उच्चतम। उच्चतम मतलब इससे ज़्यादा कोई है ही नहीं, सबसे लास्ट उत्तमावस्था। तो दोस्तों विशेषण को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप क्लास पूरी लिया करें, शिद्दत से इसी प्रकार पढ़ते रहें। मेरी गारंटी आप हिंदी में 40/40 करने वाले हैं। आज की वीडियो इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इतने कम समय में एक टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर करना बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। आपको बड़े बड़े चैनलों पर भी इतना ज़्यादा कंटेंट इतने समय में नहीं दिया जा रहा है। इस चैनल पर एक वीडियो और एक टॉपिक का खात्मा यह आप करते रहिए और पता भी नहीं चलेगा आप हिंदी कब कंप्लीट कर चुके हैं। जय हिंद।